हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड फ्यूल्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे कि जावा का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ जावा, जावा को क्यों बनाया गया, जावा की अपनी हिस्ट्री क्या है, जावा के एग्जीक्यूशन फेसेस, उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ों पर हम डीपली एक डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जावा के डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज जावा? याद रखो, जावा बेसिकली एक क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मींस क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम ऊप्स के अंदर डिस्कस करेंगे। याद रखने का क्या है, जावा एक क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जावा को क्यों बनाया गया। जावा बनाने का मेन रीजन देखिए, 1990s के टाइम पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल थी मार्केट में, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया। ठीक है, या तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टोटली कंपाइलेशन प्रोसेस को फॉलो करती थी, या कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टोटली इंटरप्रिटेशन को फॉलो करती थी। ठीक है, मगर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये दोनों को कंबाइन करके यूज करना बहुत जरूरी था। तो जेम्स गॉसलिंग जो जावा बनाए हैं, उन्होंने क्या करे बोल तो एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट इसको चूज करे, और इन्होंने क्या करे इसको बड़े मेजर एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गया आपके, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया आपका, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस हो गए आपके, ये सारी चीजें बनाने के लिए क्या करे इन्होंने अपना खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए, जिसको हम आज जावा बोलते। ठीक है, जावा बेसिकली क्या है, दोनों चीजों को एक साथ लेके चलता, कंपाइलेशन को और इंटरप्रिटेशन को, दोनों को। ये किस तरीके से लेके चलता आगे देखेंगे अपन, ज्यादा टेंशन मत लो। अब हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करेंगे। जावा की हिस्ट्री क्या रही। जावा को बनाने वाले जेम्स गॉसलिंग है, ये तो हमको मालूम है। ठीक है, इनके साथ साथ इनके दो और कलीग्स भी थे जो इनकी हेल्प करे। ठीक है, उनके नाम क्या है मालूम है, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। ये तीनों मिलके क्या करें, 1991 में जावा को बनाए। कहाँ बैठ के बनाए मालूम है, इन लोग एक्चुअली क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे एज अ रिसर्च। क्या करे, ये प्रोजेक्ट को उठाए, सन माइक्रो सिस्टम्स बोल के कंपनी थी, उसके अंदर इन लोग एज एन इंजीनियर काम करते थे। तो इनको प्रोजेक्ट मिला, इनको जरूरत, इसकी नीड फील हुई, इन लोग क्या करे, जावा को बना दिए। इनिशियली इसका नेम जावा नहीं था, जावा प्रॉपरली इसको नेम नहीं दिए थे। फिर जब इन लोग 1991 में जावा को बना दिए, तो इसका फर्स्ट पब्लिक रिलीज 1996 में करे। पब्लिक को मालूम हुआ कि जावा भी एक लैंग्वेज है 1996 में। बास जगह 1995 बोलते, बास जगह 1996 बोलते, मगर ट्रू सोर्सेस के हिसाब से 1996 परफेक्ट है। पहला पब्लिक रिलीज जावा का 1996 के अंदर हुआ। मगर एक डिफरेंस ये था कि जावा के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सारे ओपन सोर्स नहीं थे। मई 8 2007 में सारे जावा के कंपोनेंट्स को, सोर्सेस को क्या करे, ओपन सोर्स कर दिए, पब्लिकली अवेलेबल करा दिए। ठीक है, ये हो गई आपकी जावा की हिस्ट्री। थोड़ी बोरिंग टॉपिक है, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें जान लेना अच्छी बात है, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सको। ठीक है, अभी हम देखेंगे जावा एग्जीक्यूशन फेसेस कितने हैं। जावा के एग्जीक्यूशन फेसेस कितने हैं। एक जावा का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मैं लिखा, एक प्रोग्रामर लिखा कि जावा का ये एक प्रोग्राम है, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितने फेसेस लगेंगे, मैं बोलूंगा 3। सबसे पहला फेस क्या है आपका, जावा प्रोग्राम को, किसी भी जावा प्रोग्राम को लिखना, मींस क्रिएटिंग द प्रोग्राम। दूसरी चीज क्या हो गई, वो प्रोग्राम जो हम लिखे हैं उसको कंपाइल करना, क्या बोलते हैं अपन उसको, कंपाइलिंग द प्रोग्राम। तीसरी चीज क्या हो गई, रनिंग द प्रोग्राम। ठीक है, ये 3 एग्जीक्यूशन फेसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेसेस ऑफ जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या क्या है, क्रिएटिंग द प्रोग्राम, कंपाइलिंग द प्रोग्राम, रनिंग द प्रोग्राम। ठीक है, अब एक प्रोग्रामर है, कोई भी एक प्रोग्रामर है, आप हो गया या मैं हो गया, एक प्रोग्रामर क्या करता, जावा का एक प्रोग्राम लिखा।
ठीक है, सोर्स कोड लिखा, अपनी लैंग्वेज में लिखा उन्हें, अपने को समझ में आ जाती। मगर कंप्यूटर या सिस्टम ये आपकी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता, आपके सोर्स कोड को समझ नहीं सकता। अब मेरे को ये जो मैं कोड लिखा, मैं चाह रहा हूं कि ये सिस्टम समझे और मुझे डिजायर्ड आउटपुट दे। उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मशीन की लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। सबको मालूम है, अगर नहीं पता तो याद रख लीजिए, मशीन की अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके अंदर हम जीरोस एंड वंस में डिस्कस करते हैं सारी चीजें। ठीक है, बाइनरी में डिस्कस करेंगे हम सारी चीजें। सबसे पहले क्या करा, एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखा। ठीक है, वो जो प्रोग्राम लिखा वो किस तरीके से सेव हो रही आपके सिस्टम के अंदर, उसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट जावा। ये आपका सोर्स कोड, जो सोर्स फाइल है आपकी, जो आप कोड लिखा, एक प्रोग्रामर कोड लिखा, उसको किस तरीके से सिस्टम सेव करेगा, डॉट जावा में सेव करेगा। ठीक है, चलो भाई मैं कोड लिख दिया। अब कोड कंपाइल कैसा होना, अपनी जेडीके जो हम इंस्टॉल करें, ठीक है, जेडीके जो हम इंस्टॉल करें उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते। ठीक है, कंपाइलेशन, रनिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल रहते। तो सेकंड फेज क्या है अपने पास, कंपाइलिंग द प्रोग्राम। जेडीके क्या करता मालूम है, अब जो हम सोर्स कोड लिखे उसको लेता, डॉट जावा फाइल को एज एन इनपुट लिया और आउटपुट में क्या दे रहा, डॉट क्लास फाइल। बेसिकली कंपाइलर का यहां पे मेन काम क्या है बोल तो, आपके सोर्स कोड को उठाना और मशीन कोड में कन्वर्ट करना, जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। समझ में आ गई बात? इसको हम क्या बोलेंगे, जेडीके के अंदर ये भी एक चीज होती कंपाइलिंग, जिसको हम जैवैक कंपाइलर बोलते। ठीक है, तो जैवैक कंपाइलर क्या कर रहा, डॉट जावा फाइल जो आपका सोर्स कोड है उसको एज एन इनपुट ले रहा और मशीन कोड एज एन आउटपुट दे रहा। किस फॉर्म में, बाइट कोड के फॉर्म में। ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट क्लास। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब थर्ड फेज आता है। अब आपका थर्ड फेज क्या है, रनिंग द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम को रन करना, कंपाइल होगा। देखो भाई, मैं बोला मेरी लैंग्वेज मशीन समझ के मशीन मेरे को डिजायर्ड आउटपुट देना। हम आधे से ज्यादा काम, 50% से ज्यादा काम ऑलरेडी कर चुके, हम कोड लिख दिए। ठीक है, कंपाइलर के थ्रू हम क्या करें, उसको मशीन कोड में भी कन्वर्ट कर दिए। तीसरी चीज क्या है, मशीन उसको समझ के डिजायर्ड आउटपुट देना है मेरे को। तो थर्ड फेज जो आएगा वो मेरा रनिंग द प्रोग्राम रहेगा। इसके अंदर बेसिकली क्या रहेगा, जावा इंटरप्रेटर का काम रहेगा। जिस तरीके से मैं बताया हूं कि जावा दोनों चीजों को लेके चलता, फॉलो कर रहा दोनों चीजों को। पहली चीज है जावा कंपाइलर, दूसरी चीज है जावा इंटरप्रेटर, जिसको मिला के हम वास्ट वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशंस बना सकते। जैसे क्या हो गया आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, एक एग्जांपल ले लेंगे, आपका क्या है, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया। वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स है आपके पास अवेलेबल। ठीक है, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं आप जावा के थ्रू। ये सारी चीजें क्या है, कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन को कंबाइन करने की वजह से अवेलेबल है अब अपने पास। ठीक है, तो ये क्या है, जावा के एग्जीक्यूशन फेसेस है। पहला फेस क्या है, क्रिएटिंग द प्रोग्राम। दूसरा क्या है, कंपाइलिंग द प्रोग्राम। तीसरा है रनिंग द प्रोग्राम। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ने से पहले एक फन फैक्ट बता देता हूं मैं आप लोगों को कि जावा का नाम जावा कैसा पड़ा। जो जेम्स गॉसलिंग है, जो इस जावा लैंग्वेज के फाउंडर है, जावा को एज अ जावा नेम अभी नहीं रखे थे। कुछ नेम उसका फाइनलाइज नहीं हुआ था। बहुत सारे नेम सोचे, जैसे सिल्क वगैरह, ऐसे अटपटे नाम सोच के रखे थे, मगर इनको एक प्रॉपर नेम नहीं मिल रहा था जावा को देने के लिए। गॉसलिंग भाई साहब जहाँ काम करते, वहाँ के वो ऑफिस के करीब में कॉफ़ी शॉप थी। तो वो कॉफ़ी शॉप में गए, नो कॉफ़ी पिए, तो उनको एक आइडिया आया कि मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसका नाम जावा रखेंगे बोल के। ये किस तरीके से आया बोलते, उनको कॉफ़ी के थ्रू याद आया कि इंडोनेशिया के अंदर जावा नाम का एक आइलैंड है जिसके अंदर सबसे पहली कॉफ़ी बनाई गई थी जिसका नाम था जावा। वो बेसिस पे नो क्या करे बोलते, गॉसलिंग जावा को जावा नाम दिए। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक। अब हम आगे डिस्कस करेंगे जावा के कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। ठीक है, चूंकि हम जेडीके इंस्टॉल कर चुके हैं, अगर आप इंस्टॉल नहीं करे हैं जेडीके आईडी या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, मैं बताया था आपको। एक जेडीके की जरूरत पड़ेगी, जावा डेवलपमेंट किट, और दूसरी चीज़ है आपको कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर हो गया। टेक्स्ट एडिटर अगर आपको यूज़ नहीं करना है, आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे कि इक्लिप्स, वीएस कोड, इंटेलिजे,
सो ऑन। ठीक है, अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो उसकी वीडियो आई बटन पे फ्लैश कर रही होगी, जाकर वो वीडियो देखें कि किस तरीके से हम JDKN कोई भी एक आईडी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जावा के कुछ टर्मिनोलॉजी से जो हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पर, हमको पता होना चाहिए कि जावा के अंदर ये चीज़ें काम कर रही है। सबसे पहली चीज़ आती है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन हम किसको बोलते? ठीक है, JVM बेसिकली क्या है? एक इंटरप्रेटर है। मैं बताया था देखो आपको थोड़ी देर पहले, जावा एग्जीक्यूशन फेसेस के अंदर थर्ड फेस क्या है आपका? रनिंग द प्रोग्राम था। वो रनिंग द प्रोग्राम का काम करने वाला है JVM। जावा डेवलपमेंट किट के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती। ठीक है, JDK के अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा एक कंपाइलर, आपको मिलता है JRE जिसको हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं, आपको मिलेगा JVM जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं आप, जावा डीबगर्स रहते हैं उसके अंदर, एपलेट्स रहते हैं, जावा डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल रहती है, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल रहती है आपके पास। बहुत सारी चीजें JDK के अंदर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी जाती। तो उसके अंदर एक कंपोनेंट आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं JVM, मींस जावा वर्चुअल मशीन। इन्हें क्या करता बोलते? बेसिकली इंटरप्रेटर का काम कर रहा। इंटरप्रेटर का काम कर रहा मतलब आपका जो जावा का जो कोड था, आप जो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करे, ठीक है, वो मशीन कोड को क्या कर रहा? एग्जीक्यूट कर रहा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंपाइलेशन का जो प्रोसेस रहता है वो इंटरप्रिटेशन से फास्ट रहता, तो आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। जावा अपने आप में एक थोड़ी सी स्लो लैंग्वेज, ये उसका एक डीमेरिट है, हम डीमेरिट्स में डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो JVM किस लिए यूज हो रहा? एज एन इंटरप्रेटर यूज हो रहा, रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम के लिए यूज हो रहा। अब मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि जो JVM रहता, ठीक है, वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता। अगर मैं एक विंडोज यूजर हूं तो मेरे पास डिफरेंट JVM अवेलेबल रहेगा। अगर मैं एक मैक यूजर हूं या फिर मैं एक लिनक्स यूजर हूं तो मेरे पास डिफरेंट JVMs अवेलेबल रहेंगे। कॉमन फैक्टर किसी भी JDK के अंदर क्या रहता बोल तो? क्रिएशन एंड कंपाइलेशन। हर सिस्टम के अंदर सेम प्रोसेस है, बस जो रनिंग ऑफ द प्रोग्राम है, जो JVM हम यूज करते हैं, वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है आपका JDK। JDK तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर हम कंपाइलर, JRE, जावा डीबगर्स, ये सारी चीजें अवेलेबल रहती। ठीक है, टोटल जावा की किट है, आपको जावा के लिए जो जो चीजों की जरूरत पड़ती वो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल रहती। तीसरा टर्म है आपका JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बेसिकली क्या करता बोल तो? आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता। ठीक है भाई, आप बोले कि JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी रनिंग में काम आ रहा, प्रोग्राम को रन करने के लिए काम आ रहा, जावा वर्चुअल मशीन भी प्रोग्राम को रन करने के लिए काम आ रहा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? याद रख लो, मेन डिफरेंस JRE को जो स्पेसिफाई करता, एक अलग टर्म बनने पे मजबूर करता, वो है उसका एप्लीकेशन। ब्राउजिंग एप्लीकेशंस के लिए काम में आता। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट आपके कोड को GUI मेथड, जो आप बोलते ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो सारी चीजें अवेलेबल करवाता। ठीक है, और कुछ टर्म्स हो गए जैसे कि गार्बेज कलेक्टर और क्लास पाथ वगैरह, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे बोलते हम बिट मैनिपुलेशन के अंदर देखेंगे। अब हम जावा के कुछ फीचर्स यानी एडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे। हमको मालूम है कि जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम कहीं भी लिख सकते हैं और कहीं भी रन कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फंडा क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर। ये फंडे को याद रख लो। ठीक है, सबसे पहला इसका फीचर एंड एडवांटेज क्या है? आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं और कहीं भी रन कर सकते हैं। रन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि JVM सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता। ठीक है, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, इसका सबसे पहला प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज क्या है? ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है ना। राइट वंस एंड रन एनीवेयर मींस मैं अगर लिखूं मैक के ऊपर और रन करना चाहूं लिनक्स के ऊपर तो ऑब्वियसली रन हो जाएगा, बट मैटर ऑफ चेंज इज JVM चेंज हो जाता वहां पे। तो ये क्या है? बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, दूसरे जो कंपाइलेशन लैंग्वेजेस होते हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहते हैं, मगर जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसके पास एक सबसे बड़ा फीचर है राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसका एक एडवांटेज, एक फीचर क्या है इसका, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मींस जो भी चीज हम इसमें काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करेंगे। अगर हमको मेमोरी को मैनेज करना होगा तब भी हम इसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ये सारी चीजें क्या ऑब्जेक्ट बेसिस पे होंगी। सारे काम जो आपके एक नेव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हम वो सारी चीजें इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करेंगे। ठीक है। तीसरा फीचर क्या है, ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम देखें सी लैंग्वेज के अंदर, तो सी लैंग्वेज के अंदर हम अपने को एक टॉपिक आती पॉइंटर्स, जो कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से उसको कैरी करना पड़ता एंड क्वाइट कंफ्यूजिंग भी है। तो इसके अंदर जावा के अंदर अपने को पॉइंटर्स अवेलेबल नहीं रहते। ठीक है। सी प्लस प्लस के जब हम ऊप स्टडी करते हैं तो हमको इनहेरिटेंस के अंदर एक मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल के एक टॉपिक आती। ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि जावा सपोर्ट नहीं करता। स्टार्टिंग में मैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही बोला था कि जावा के अंदर एक नई चीज ऐड हो जाती जिसको हम इंटरफेसेस बोलते हैं। ये इंटरफेसेस इसीलिए यहां पर जावा के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। इस वजह से भी ये सिंपल है। तीसरी चीज क्या हो सकती जावा सिंपल होने की, एक्सप्लिसिट मेमोरी एलोकेशन। एक्सप्लिसिट मेमोरी एलोकेशन जिस तरीके से मैं बोला कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी चीज हम इसके अंदर करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट बेसिस पे करेंगे। इसीलिए अगर मुझे मेमोरी एलोकेशन भी करना होगा तो मैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करूंगा, मैं एक्सप्लिसिटली उसको नहीं करूंगा। ठीक है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर एक्सप्लिसिट मेमोरी एलोकेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। चौथा फीचर क्या हो गया, फोर्थ फीचर इसका क्या हो गया, रोबस्ट है। रोबस्ट मीन्स क्या है बोल तो जब हम आईडी के अंदर कोड लिखते हैं, ठीक है, तो अपने को कंपाइलेशन के टाइम पर ही अपने को क्या कर लेता बोल तो उन्हें एक वार्निंग दे देता। ठीक है। ये हम आगे भी देखेंगे किस तरीके से इन्हें वार्निंग दे रहा। ठीक है। रोबस्ट क्यों है ये, ठीक है, अपने आप में इन्हें क्या करता आपको सजेशंस देते रहता आपको। ठीक है। कि आप ये कोड की ये लाइन में ये मिस्टेक करें, आप इसकी जगह ये चीजें यूज कर सकते हैं, आपको सजेशंस भी देता। आप गलती क्या करें, आप क्या रॉन्ग सिंटैक्स यूज करें वो भी बताता आपको। ठीक है। आप उसके रिप्लेसमेंट में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं वो भी सजेशन आपको देता उन्हें। ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट आपका रोबस्ट इन नेचर। पांचवी चीज जिसको हम मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली क्या है बोल तो थ्रेडिंग थ्रेडिंग आप लोगों को नहीं पता तो याद रखो कि थ्रेडिंग बेसिकली प्रोसेस, अब जैसा कि मैं सिस्टम को कोई एक काम दे रहा हूं, ठीक है, लाइक मैं अगर कहूं कि उसे 5+3 कैलकुलेट करके दें, ठीक है, 5+3 = 8, अपने को आउटपुट क्या आना, 8 आना। ठीक है। मैं जो प्रोसेस इसको दे रहा हूं, कंप्यूटर इसको एज अ प्रोसेस लेता है इनपुट। ठीक है। मैं 5+3 उसको दे दिया ना, तो इन्हें इस इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, मैं क्या करूं, 5+3 क्या है मेरे तरफ से कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि भाई मुझे तू 5+3 कैलकुलेट करके दे। तो सिस्टम क्या करता, ये 5+3 को एज अ प्रोसेस इनपुट लेता। तो ये जो प्रोसेस है इन्हें पूरा एक ही दम इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, इन्हें क्या करता मालूम है, टुकड़े करता। इसके टुकड़े मीन्स इसके कुछ पार्ट्स बनाता, जैसे कि 5 हो गया एक पार्ट हो गया, प्लस एक पार्ट हो गया, ठीक है, 3 एक पार्ट हो गया। तो इन्हें क्या कर लिया बोल तो ये प्रोसेस के 3 पार्ट्स बना लिया। ये 3 पार्ट्स को मैं बोलूंगा थ्रेड्स। 5 एक थ्रेड हो गया, प्रोसेस का एक छोटा हिस्सा। ठीक है। जैसे कि आप अगर आपको आइडिया हो एल्गोरिथम्स का, ठीक है, तो उसके अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर बोल के एक टॉपिक रहती जिसके अंदर हम क्या करते बोल तो किसी भी एक प्रोग्राम को क्या करते छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके इंडिविजुअली सॉल्व करके बाद में उसको मर्ज कर लेते। इसी तरीके से मल्टी थ्रेडिंग भी काम करती। कोई भी एक प्रोसेस को क्या करते बोल तो मल्टीपल थ्रेड्स में क्या कर लेता, डिवाइड कर लेता और इंडिविजुअली एक एक थ्रेड को परफॉर्म करता। ठीक है। अगर मेरे पास ज्यादा क्या बोलते सो कोर्स एंड थ्रेड्स अवेलेबल है प्रोसेसर के अंदर, मेरे पास परफॉर्मेंस ज्यादा अवेलेबल है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू के लिए क्या करता है इन्हें मल्टी थ्रेडिंग चालू कर देता। ठीक है। ये हो गया आपका मल्टी थ्रेडिंग। आपको एक आइडिया आ गया होगा कि मल्टी थ्रेडिंग किस तरीके से होती। तो जावा के अंदर ये फीचर अवेलेबल है और जावा क्या है, पोर्टेबल है। ठीक है।
एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे लेके चल जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, एक सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कोई और सिस्टम पे, ठीक है। तो ये जावा लैंग्वेज क्या हो गई, एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। तो हम कितने फीचर्स पढ़े, 6 फीचर्स पढ़े। क्या क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसको हम राइट वंस एंड रन एनीवेयर बोल रहे हैं। दूसरी चीज होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरी चीज है आपका सिंपल है ये लैंग्वेज। चौथी चीज क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, रोबस्ट इन नेचर है। फिफ्थ पॉइंट मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता। सिक्स्थ चीज हो गई आपकी पोर्टेबल। अब हम जावा के कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे, जैसे कि कोई भी एक चीज अगर बन रही है, फाउंड हो रही है, इन्वेंट हो रही है या डिस्कवर हो रही है, तो उसके अपने कुछ मेरिट्स होते हैं, अपने कुछ डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जावा के भी कुछ डीमेरिट्स है। क्या डीमेरिट्स है, बेसिकली जावा बनाने का मेन मोटिव क्या था, मल्टीपल एप्लीकेशंस, ठीक है। मैं जावा को यूज करना चाहता हूं कि वो एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए काम में आए, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूं कि जावा मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए काम में आए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम में आए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या चीज कंबाइन कर दिया, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन को एक जगह कंबाइन करके क्या करा बोल, तो जावा डेवलपमेंट किट बना लिया मैं, ठीक है। हमको मालूम है, आपको मालूम है कि इंटरप्रिटेशन कंपाइलेशन से स्लो रहता। अगर मैं दोनों को मिला दूं, ठीक है, अगर मैं कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन को मिलाकर अगर काम करूं तो भी इसका जो आउटपुट आएगा कंपाइलेशन के कंपैरिजन में स्लो रहता। तो जावा क्या है, कंपाइलेशन जो लैंग्वेजेस है उससे थोड़ा सा स्लो, एग्जांपल सी प्लस प्लस प्योर कंपाइलिंग लैंग्वेज है, ठीक है, उससे थोड़ा सा स्लो रहता, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर जेवीएम यूज कर रहे, वर्चुअल मशीन यूज कर रहे, ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन यूज कर रहे, जो कि एक इंटरप्रेटर का काम कर रही। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, एक ये प्लस पॉइंट भी है और ये एक माइनस पॉइंट भी बोल सकते हैं आप इसको, एक मेरिट भी एक डीमेरिट है। क्या है वो, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। गार्बेज कलेक्टर बोल के एक ऑप्शन मिलता, गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। वो अपने आप में क्या करता बोलते, जो ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं कर रहे हम, ठीक है, जिसका यूज नहीं है, जो पुराने हो गए, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी जनरेशंस होती थी। अभी के लिए ये चीज अपने को काफी है कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट बोल तो जावा के अंदर गार्बेज कलेक्टर बोल के एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिए। मीन्स एक प्रोग्रामर को, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेमोरी डी एलोकेट करनी है या एलोकेट करनी है, मेमोरी डी एलोकेशन करनी है, तो उसे अपने आप से मेमोरी डी एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। जावा अपने आप से गार्बेज कलेक्टर बोल के एक टर्म को इंट्रोड्यूस करा। वो क्या करता बोल तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स अनयूज्ड है, ठीक है, बहुत सारा टाइम से वो आपके पास ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या करता, वो जगह को खाली कर देता। इसको बोलता है आप ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये एक प्लस पॉइंट भी है, ठीक है। माइनस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखने का है उसको, ठीक है, एज अ डीमेरिट देखना है, तो जब आप ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम रहेगा वो थोड़ा सा स्लो हो जाता, ठीक है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, स्लोअर है। क्यों स्लोवर है, क्योंकि हम इसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन यूज कर रहे, जो कि एक इंटरप्रेटर का काम कर रहा, और इसके अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, एक गार्बेज कलेक्टर अवेलेबल है, जो कि इटसेल्फ एक मेरिट है और डीमेरिट है, दोनों ही है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जावा के बेसिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक एक से डिस्कस करते हुए जाएंगे, कोड के थ्रू देखेंगे, इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।